हेलो फ्रेंड्स। आज देखेंगे हम 8 स्टैंडर्ड में थे, अभी 9 स्टैंडर्ड में आए। बच्चे होंगे, बड़े होंगे, छुट्टियां बहुत अच्छी गई होगी आपकी, है ना? अभी 8 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड में आ गए तो थोड़ा सा मैथ में चेंज होगा। मैथ में दो सब्जेक्ट आएंगे, एक अलजेब्रा रहेगा और एक ज्योमेट्री रहेगी, है ना? और यहाँ जो मैथमेटिक्स जो भी 9 स्टैंडर्ड का रहेगा 8 स्टैंडर्ड से वो थोड़ा सा अलग रहेगा। अलग कहने का ऐसा कि पहले अपन टेस्ट स्टैंडर्ड में एग्जाम्पल देखते थे, उसका आंसर लिखते थे और टिकर देते तो वो फॉर्मूला होगा वो छोड़ के, है ना? यहाँ जो है 9 स्टैंडर्ड में अभी आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, ये आपको सब बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ कि जैसा आपने ले लिया कि पैरेलल लाइन, तो इस स्टैंडर्ड में पहले अपन देखते थे कि पैरेलल लाइन जो है ना? वो दिखी कि बोल देते थे कि ये दो लाइन पैरेलल है, तो या वो इंटरसेक्ट करने वाली है, देखने से बता देते थे। लेकिन अभी 9 स्टैंडर्ड में वैसा नहीं है, देखो बताना पड़ेगा कि वो लाइन पैरेलल है तो क्यों है, कौन सी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्यों यूज की, ये भी बताना पड़ेगा, है ना? ऐसा इसलिए थोड़ा सा चेंज है यहाँ। अभी ये सब चीजें हैं, ये मैथमेटिक्स में देखो बताना पड़ती है। यहाँ से ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी एग्जांपल सॉल्व करने से उसका रीजन बताना पड़ता है। और ज्योमेट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रूफ रहती है, प्रूफ दिखाना पड़ती है। जैसे कि अपन बोलते हैं, मैंने समझो आपके दोस्त ने बोला कि भाई तूने मेरा पेन ले लिया, तो आप बोलते हैं तेरे पास में क्या प्रूफ है ना? कैसा लिया मैंने तो नहीं लिया, है ना? कुछ प्रूफ होगा तो दो। मैं मैंने नहीं लिया, ऐसा बोलते हैं। यहाँ भी वैसा ही है, अभी ज्योमेट्री में आपको बताना पड़ेगा ये ट्रायंगल है, वो आइसोसेलेस है तो क्यों है ना? उसकी दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सी कॉन्ग्रुएंट है वो भी बताना पड़ेगी ना? ऐसा, अरे ये सब अपने को लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, है ना? इसलिए चलो अभी यहाँ अपन अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लेंगे, सेट। सेट यानी ग्रुप, कलेक्शन, है ना? ऐसा। तो कलेक्शन बोला था, अभी कलेक्शन बहुत से होते हैं, है ना? कलेक्शन में फिर जो कलेक्शन ऐसे होते हैं कि जिसके एलिमेंट अपन बता सकते हैं, उसमें क्या क्या आता है, उसके पार्ट, उसका उसके मेंबर और उसके ऑब्जेक्ट आप बता सकते हैं, तो उसको सेट बोलते हैं। कोई कोई कलेक्शन ऐसे होते हैं कि वो तो कलेक्शन बता देते हैं लेकिन उसके एलिमेंट्स हो, ऑब्जेक्ट हो, वो अपन बता नहीं सकते, है ना? फॉर एग्जाम्पल, रिच पीपल इन माय विलेज, है ना? मेरे गांव में जो लोग हैं उसमें से रिच पीपल कौन कौन है ना? ये बता नहीं सकते क्योंकि अपन सिर्फ क्राइटेरिया लगाते हैं, अरे उसके पास में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है ना? उसके घर में टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है। अरे लेकिन वो जो बंगला बनाया था उसने बैंक से कर्जा लिया, गाड़ी ली हफ्ते से ली, टीवी लिया हफ्ते से लिया, पैसे भर भर के वो ये हो रहा है। और अपन उसको बोलते हैं वो बहुत रिच है, श्रीमंत आदमी है, अमीर आदमी है ना? ऐसा बताते हैं। लेकिन उसको जज नहीं कर सकते ऐसा कि वो रिच है। जैसे क्लेवर स्टूडेंट इन माय स्कूल, मेरे स्कूल में जो क्लेवर लड़का है वो भी नहीं अपन बता सकते ना? जैसा है कि अभी मैथ में मैं बता सकता हूँ कि मेरे
क्लास में 4-5 लड़के हैं, उनको मैथ बहुत अच्छा आता है, वो बहुत क्लेवर है। लेकिन दूसरे सर आते हैं, है ना, हिस्ट्री वाले, वो बोलते हैं, अरे इनको तो कोई पता नहीं है हिस्ट्री क्या है, तो है ना, उनको कुछ आता नहीं, आप क्या ऐसा क्या बोलते हैं, नहीं वो तो नहीं, वो क्लेवर नहीं है ना, ऐसा ऐसे क्लेवर भी जो है बच्चे, वो यानी स्टूडेंट, वो अपन बता नहीं सकते। ये जो कलेक्शन है इससे अपन बोलते हैं ना, सब क्लेवर स्टूडेंट जो है वो बाजू में हो जाए, बाकी नहीं होते क्लेवर स्टूडेंट होंगे, उनके लिए ही कुछ ऐसे चीजें हम बताएंगे, वो और ज्यादा मार्क लेंगे और स्कूल का नाम रोशन करेंगे, ऐसा वैसा बोलते। लेकिन इसमें अपन वो नहीं जज कर सकते कि वो सही में क्लेवर है। हर लड़का, हर बच्चा, हर आदमी क्लेवर होता है। कोई ना कोई चीज में क्लेवर होता है वो, है ना? इसलिए उसका ग्रुप यानी कलेक्शन अपन नहीं बता सकते, उसका सेट बना नहीं सकते, है ना? तो सेट में वही बताया है कि उसके जो वो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है ना? वो डेफिनेटली एंड क्लियरली ले सकते हैं, बता सकते हैं, यानी इफ वी कैन डिफाइन एंड क्लियरली be the object of the collection, then the collection is called a set, है ना? अभी वो जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन को अपन नाम दे सकते हैं, उसका नाम कैपिटल लेटर यूज करना करना चाहिए। उसके लिए अपने लेटर है ए बी सी डी जेड तक, तो सा भी लेटर आप दे सकते हैं, और उसमें जो आने वाले एलिमेंट बताना होगा, तो उसके लिए स्मॉल लेटर यूज करने, जैसे कि ए बी सी, है ना? अरे उसके एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिए। एक एग्जाम्पल सेट का मैं बता देता हूं कि कलेक्शन ऑफ द प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर का कलेक्शन जो है उसको सेट बोल सकते हैं। और एक सेट लिया है और एक कलेक्शन लिया है, अ कलेक्शन ऑफ द क्लेवर स्टूडेंट इन आवर स्कूल इज नॉट अ सेट, है ना, क्योंकि क्लेवर स्टूडेंट अपन बता नहीं सकते। हर लड़का, हर इंसान, हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज में वो क्लेवर होता है, यानी इसको उससे ग्रुप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो सब को एक ही ग्रुप में लेना पड़ेगा, यानी दो पार्ट नहीं होगे उसके, है ना? नहीं, उसको कलेक्शन नहीं बता सकते, है ना? जो है, फिर जो सेट लिया है, जो कलेक्शन है, तो कलेक्शन में जो एलिमेंट है, मेंबर है, वो सेट में उसको एलिमेंट या मेंबर बता सकते हैं, है ना? उसके लिए एप्सिलॉन एक साइन है, सिंबल है, वो यूज कर सकते हैं, है ना? अगर ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए जो है एलिमेंट वो सेट ए में अगर हो, तो उसको सिंबल में लिखते हैं। यहाँ सिंबल बताया उसका, है? ये सिंबल है ए, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको तीन टाइप में बता सकते हैं। साइन में अगर लिखा हो तो उसको ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द मेंबर ऑफ ए, और उसको ए भी बता सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, है ना? ऐसा सेट ए में बी नहीं है समझो, तो इसको जो साइन है उसके ऊपर एक काट दिया जाता है और उसको बताते हैं कि बी इज नॉट द मेंबर ऑफ ए, B is not a member of A, B is not element of the A, and B does not belongs to A, है ना? ऐसा बताया जाता है। फिर उसमें जो है सेट सेट में सेट में वो सेट लिखने की मेथड है ना? इसकी दो टाइप की मेथड है, ऐसे उसको तीन टाइप्स में लिख सकते हैं उसको, लेकिन उसको तीसरी थर्ड को
अलग नाम दे दिया है और अलग इसमें बताया है। पहले दो देख लेते फिर बाद में बताऊंगा मैं कि जो है लिसनिंग मेथड, है ना। अपन कोई भी चीज समझो अपन मार्केट में जाते हैं चीजें लाने के लिए, है ना। तो मार्केट में जाते तो एक एक चीज लेने के लिए नहीं जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो फिर उसकी एक करते हैं अपन लिस्ट बनाते हैं, है ना। लिस्ट बनाने में बहुत से आइटम होते हैं और उसको एक पेपर पे लिखते हैं, है। या उनको नोट्स बनाते हैं, वो जो नोट्स में है वो जो आइटम है वो लिखते हैं, है ना। लेकिन वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, यानी जैसे किराना माल, है ना, बुक स्टेशनरी, है ना, ऐसे नहीं तो अपने कपड़े लेना हो तो कपड़े के कलेक्शन होंगे, वो कलेक्शन ऐसे जो है यहाँ अपन उसके जो है वो उसके अलग अलग इसमें उसके एटम लिखते हैं, वो लिस्ट बनाते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ अपन जो कलेक्शन लिया है यानी जो सेट लिया है ना, उस सेट में उसके सब एलिमेंट लिखे जाते हैं। वो लिखने के लिए जो टाइप है इसको बोलते हैं लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड, है ना। या एग्जाम्पल लिया अपन ने कि एग्जाम्पल है कि ए इज द सेट ऑफ, है यहाँ देखिए ए इज द सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 24, है ना। तो सेट में देखो अभी उसको नाम दिया मैंने ए इज इक्वल टू, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में, और उसके जो एलिमेंट है ना वो एलिमेंट लिखे जाते हैं। एलिमेंट लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं कि वो एक ऑर्डर में हो, उसके ऑर्डर कंपलसरी नहीं है, है। मैं पहले 1 ले सकता हूँ, फिर 24 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ, 4 और फिर 6, है ना। ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसके ऑर्डर कोई मायने नहीं रखते, है ना। उसमें फिर जो है हर एलिमेंट जो है वो एक ही बार आना चाहिए, उसके ऑर्डर कंपलसरी नहीं है, और वो सब एलिमेंट सेपरेट दिखने के लिए उसमें कॉमा दिया जाता है, ना? ये उसके लिस्ट बनाने की एक क्राइटेरिया बताया गया है यहाँ, वो वही टाइप में होना चाहिए। और फिर दूसरा टाइप है, दूसरा सेट का टाइप है, उसको बोलते हैं रूल मेथड और सेट बिल्डर और, है ना। इसमें जो सेट होता है उस सेट में उसको नाम दिया जाता है, उसका एलिमेंट दिया जाता है, उसको वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट वेरिएबल में लिया जाता है। वेरिएबल यानी एक लेटर, हाँ, अल्फाबेट का कौन सा भी एक लेटर उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं पता है? वेरिएबल उसकी जो वैल्यू है अलग अलग जगह पे अलग अलग बताई जाती है, क्यों अलग अलग निकलती है, अलग अलग होती है, यानी वो वेरिएट होता है, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं, है ना। फिर जो सेट में जो एलिमेंट बताया है वो वेरिएबल में होगा, और जो वेरिएबल में होगा तो कैसा आया है, कौन से रूल में आया है, कौन से प्रॉपर्टी में आया है, वो वहां उसकी प्रॉपर्टी लिखे जाती है। देखो फिर वो सेट अपन ने लिया था, सेट था अपना कि ए इज द सेट ऑफ डिवाइजर डिवाइजर ऑफ 24, 8 से जो है उसको डिवाइजर ऑफ 24। तो फिर देखो यहाँ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स वेरिएबल ले लिया, कौन सा भी ले सकते हैं अपन, ए बी सी डी ई एफ जेड तक कौन सा भी लेटर आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। फिर या एक वर्टिकल लाइन, नहीं तो कोलॉन लेते हैं, कोलॉन यानी 2 डॉट्स, है ना। फिर से वो वेरिएबल लिया, और वो वेरिएबल क्या है
तो x इज अ डिवाइजर ऑफ 24। x अकेला है ना, वो इसलिए x आर द डिवाइजर्स ऑफ 24, ऐसा नहीं बताया है। यहाँ क्या बताया है, x इज द डिवाइजर ऑफ 24। यानी ये जो स्टेटमेंट रहेगा, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट रहेगा, ये स्टेटमेंट सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ये स्टेटमेंट सिंगुलर फॉर्म है, ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, उसको एक वचनी बोलते हैं, है ना, ऐसा। फिर जो है ये सेट लिखने के दो टाइप्स देखे, फिर उसमें मेथड्स देखिए, फिर सेट के टाइप्स होते हैं, है ना। यहाँ एक सेट दिया हुआ है ए, है ना, उसका एलिमेंट है 2, इवन प्राइम नंबर, है ना। ए के पास में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, इसलिए उसको सिंगल टोन सेट ऐसा बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास में सिंगल एलिमेंट है। बी सेट लिया है, बी सेट में कुछ नहीं है, एम्प्टी है, खाली है ना, नो एनी सिंगल एलिमेंट, उसके पास में कौन सा एक भी एलिमेंट नहीं है, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, यानी उसको दिखाया जाता है ना, उसके लिए एक सिंबल है, वो है फाइव, ऐसे इसको फाइव बोलते हैं। फिर थर्ड टाइप है सी सेट में 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर लिए मैंने, है ना, यानी मैं अगर उनको काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स है ना, मैं उन सब एलिमेंट को काउंट कर सकता हूँ, उसका लास्ट एलिमेंट बता सकता हूँ, है ना, वो सब लिमिट में है, उसको लिमिट है ना, उसको काउंट कर सकता हूँ, काउंटेबल एलिमेंट है ना, लास्ट एलिमेंट बता सकता हूँ, इसलिए उसको फाइनाइट सेट ऐसा बोलते हैं, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। फिर फोर्थ वाला, यहाँ फोर्थ दिया है, ये फोर्थ एन, एन यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट लिया तो 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, देयर आर इनफाइनाइट ना, अनलिमिटेड, not a countable elements in the natural number set। नेचुरल नंबर सेट में उसके एलिमेंट काउंट कर नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, बहुत से है उसके, वो बता नहीं सकते, इसलिए इसको वो सेट को इनफाइनाइट सेट ऐसा बोलते हैं। उसके चार टाइप्स हो गए, सिंगल टोन में सिंगल एलिमेंट, एम्प्टी सेट में नो एलिमेंट, थर्ड में उसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, उसको फिर बोलते हैं फाइनाइट सेट। और फिर एक नेचुरल नंबर सेट लिया तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, उसकी गिनती कर नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको इनफाइनाइट सेट ऐसे बोलते हैं। इसमें पहले वाला सिंगल टोन सेट और एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, इसके एलिमेंट बता सकते हैं अपने कितने, तो इसका एक ही है, इसके पास में कोई नहीं है, यानी जीरो एलिमेंट है ना, वो काउंट कर सकते हैं ऐसा। फिर अगला वाला टॉपिक है इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी दो सेट अगर लिए, ए और बी सेट लिया,
और दोनों सेट में जो एलिमेंट होंगे, है ना, दोनों सेट के एलिमेंट, है ना, all the elements of set A and B, है ना, are equal and same. Equal and same. Equal यानी वैल्यू में इक्वल होना और सेम यानी काउंट में इक्वल होना। इसके पास में 3 है तो उसके पास में भी 3 है ना, ऐसा। फिर यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में देखो कि A is the set of X such that X is the letter in the word of listen. Listen जो है ये वर्ड, इसमें कौन कौन से लेटर आते हैं? L I S T E N, है ऐसे लेटर आए हुए। फिर बी सेट में देखो Y, B is the set of Y such that Y is the letter in the word silent. Silent में देखो SILENT। अगर इनको कंपेयर किया तो इसमें भी S है, इसमें भी S है ना, याद रखो, इसमें S है, इसमें S है ना, इसमें I है, इसमें भी I है, इसमें E है, इसमें भी E है, यहाँ N है, N है, T है, T है ना, L है, L है ना। यानी दोनों के एलिमेंट अगर लिए और उनकी अगर लिस्ट बनाए तो अपने को उसमें वो एलिमेंट सेम है और इक्वल भी है, और ये तो बराबर भी है ना। और फिर जो सेट है, कुछ कुछ सेट जो है वो छोटे वाले सेट एक अलग इसमें लिखे जाते हैं, उसको वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम कोई चीजें समझने के लिए ना डायग्राम का यूज किया जाता है, डायग्राम का यूज किया जाता है ना। तो इसलिए उसको तो डायग्राम कौन सी होती है? कौन सी भी क्लोज फिगर लो, है ना, क्लोज फिगर यानी सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, कौन सी भी क्लोज फिगर ले सकती है। एज लाइक अमीबा भी ले सकते हैं, ऐसा कौन सी भी फिगर ले सकते हैं ना। लेकिन ये जो है वो निकालने में, बताने में इसको डिफिकल्ट आती है, इसलिए इसका यूज कोई करता नहीं है। यूज में जो आते हैं वो सर्कल आता है, ट्रायंगल आता है और क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें देखो अभी यहाँ सेट दिया हुआ है, ए इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। 20 जो है अभी इसका जो सेट है उसका नाम उसके बाहर लिखा जाता है या नहीं तो अंदर भी लिखा जाता है ना। ऐसा यहाँ उसका नाम दे दिया, नहीं तो अंदर दे दिया, और उसके जो एलिमेंट है वो एलिमेंट अंदर लिखे जाते हैं, यानी 2 3 5 7 11 13 17 एंड 9 ना। ये जो एलिमेंट है ये सब एलिमेंट उस सर्कल में लिख दिए तो यहाँ उस सेट हो गया वेन डायग्राम। या समझो सेट ए, है ना, 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना। और फिर वो सेट अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल में बताना हो तो ए 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 है ना। ऐसा कौन से भी एक फिगर है ना, तीनों में से कौन से भी एक फिगर लेके उससे बता सकते हैं, है ना। ऐसा इसको वेन डायग्राम ऐसा है ना। यहाँ तो अभी देखो तो है अभी ये 9th स्टैंडर्ड
तो है, यानी 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड ये पूरा 10th स्टैंडर्ड का बेस है। अगर आपने 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड ये दोनों में अगर स्टडी अच्छा किया हो तो आपको 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, यानी उसके ऊपर ये दो स्टैंडर्ड के ऊपर अगर 10th स्टैंडर्ड की कंपैरिजन की तो आपको 40 या 50% है ना, उसका टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ लिया तो आपको मार्क्स आएंगे। फिर आपको अगर आप 40 या 50% तक 9 के सिलेबस पर अगर 8 और 9 के सिलेबस पर अगर 10 में आते हो तो आपको प्रोग्रेस कहाँ से करने का है, 50% के आगे का। इसलिए 9th स्टैंडर्ड को समझो। 8 तो निकल गया अभी ना, लेकिन 9th स्टैंडर्ड को समझो। 9th स्टैंडर्ड में अभी जो है वो पूरा 10th स्टैंडर्ड का बेस है। 9th स्टैंडर्ड को बहुत मजबूत से कर दिया, 10th स्टैंडर्ड आपको इजी है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आपने ये जो 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टार्ट किया है बस चैप्टर से अलजेब्रा, आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और उसके साथ में कमेंट भी करो। आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपने इसमें बताने में क्या कमी है ये भी बताओ, आपको क्या ज्यादा चाहिए मैं उससे वो भी बताओ, है ना। मैंने इसके इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी दिया है, वो व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं और कोई एग्जाम्पल हो वो भी भेज सकते हैं। इसके आगे का पार्ट जो है वो बाकी सेकंड वीडियो में लेंगे, सेकंड वीडियो आपको मिलेगी। यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।